स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर इससे क्वेश्चन आया। और एक चीज़ तो अच्छी हुई इस बात से, हमें ये पता चल गया है कि किन किन जो टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अभी ये मात्र पहला एग्जाम है, अभी बहुत से सेंट्रल के एग्जाम आने हैं। करंट अफेयर, एनसीईआरटी सब उन एग्जामों में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इसमें थी। तो सबसे पहले हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, प्लस आपको जो क्वेश्चन आया था वो भी इसमें कवर हो जाएगा। एक और बात ये है कि आप इसके भी नोट्स बनाकर रखिएगा, एग्जाम देकर फिर उसके बाद उसे भूल जाना, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। वी नीड टू एनालाइज आर मिस्टेक एंड देन इम्प्रूव इट फॉर द अदर एग्जाम्स। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ऑल्सो रिफर्ड टू एज द रामानुजन स्टैचू, रामानुजा स्टैचू भी बोला जाता है इसे, इज अ स्टैचू ऑफ 11th century Vaishnavati Ramanuja, located on the premises of the Chinna Jayar Trust at Muhintal, Hyderabad। तो हैदराबाद में ये सिचुएटेड है। इट इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का, इट इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू इन द वर्ल्ड। द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग द स्टैचू वॉज conceptualized by the trust to कमेमोरेट। इसका जो मीनिंग होता है कमेमोरेट का, देखिए मेमोरी होती है उसी से ही रिलेटेड होता है, ऐसी कोई पूर्व की घटना जिसकी स्मृति ताजा करना हो तो उसे बोलते, उसका जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है कमेमोरेट। टू एग्जिट और टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिमेंबर अ स्पेशल मूवमेंट। तो 1000 साल पहले, 1000 years सिंस रामानुजा बर्थ, कॉस्टिंग एन एस्टिमेट ऑफ 1000 करोड़। तो अब 1000 वर्ष पूरे हुए थे रामानुजा की बर्थ के, रामानुजाज बर्थ, और इसका जो कॉस्ट आई है वो 130 मिलियन US डॉलर आई है। द प्रोजेक्ट वॉज पेड फॉर दो द डोनेशन ऑफ द डिवोटी इन अ मेजर पार्ट। इसका जो बहुत बड़ा भाग है वो मात्र डोनेशन से ही, चंदा दान जिस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, उससे हुआ है। ये एक प्राइवेट स्टैच्यू है जो कि ट्रस्ट ने बनाया है। इसमें इसकी इनॉर्गेशन पीएम ने करी थी और ये हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है। इस पे आगे भी एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब इसका पॉइंट है वो ये है कि ये सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है। जिस तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब इनॉर्गेट हुआ था तो सभी एग्जामों में उसके क्वेश्चन आए थे, उसकी हाइट के बारे में, कहाँ से बना है उसके बारे में, तो वहीं इसकी हाइट से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू, हाइट इसकी है 216 फीट, और इनॉर्गेटेड कब ये इसकी इनॉर्गेशन हुआ है वो है 5 फरवरी 2022। तो आप देख सकते हैं कितना रीसेंट टॉपिक था, इतना वाकई में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वरना मैं इस टॉपिक को भी अच्छे से एक्सप्लेन करती। जो बाकी के मैंने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आए हैं एग्जाम में, अगर आपने वो पॉइंट्स देखे होंगे, वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको हेल्प मिली होगी। आगे भी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे भी आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हमारा जो पेपर हुआ था 20 फेब को, उसका मैं फर्स्ट पार्ट दे चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे विद डिस्कशन एंड उसकी पूरा कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन लिख दिया और उसका आंसर हो गया। तो अब ये जो सेकंड पार्ट है इससे हमें और जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे, स्पेशली रीजनिंग जो कि बहुत अच्छी आई थी, कम क्वेश्चन थे पर अच्छी आई थी, इससे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम का प्लीज़ हमें मेंशन कीजिएगा। और आपको क्या क्या अलग अलग एक्सपीरियंस मिले, साथ ही आपको क्या सीख मिली और आगे कैसे करना है उस सब के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन देखिए यूक्रेन का जो, तो यूक्रेन का जो डिस्प्यूट है बहुत ही रीसेंट डिस्प्यूट है पर बहुत टाइम से चला आ रहा है। और 21 में एक समिट हुआ था जो कि हुआ था रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स समिट, ऑल्सो नोन एज जेनेवा 2021 और द बाइडन पुतिन समिट। उसका क्वेश्चन आया था, वॉज अ समिट मीटिंग बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन on 16th June 2021 in Geneva, Switzerland। I think you got the answer of your question। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये समिट हुआ था।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स से काफ़ी हर एग्जाम में, मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर दूसरे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। पर इस एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अलग था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग पूछी गई थी। Which is a ranking of all the world's passport according to the number of destinations their holders can access without a prior visa, placed Pakistan on the 108th position। तो अगर आपने ये लगाया है तो आंसर सही होगा। द न्यूज इंटरनेशनल रिपोर्टेड। अब देखिए हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स में होता क्या है, किसी कंट्री के सिटीजन्स विदाउट वीज़ा, पहले से वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है उन्हें। तो ऐसी जितनी कंट्री हैं उसके अकॉर्डिंग पोजीशन डिसाइडेड होती है। अभी पाकिस्तान का पूछा था, ये कुछ अलग ही डिफरेंट एग्जाम था, इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग पूछी, वैसे बहुत कम ही पूछी जाती है, मोस्टली इंडिया की पूछी जाती है, तो हम इंडिया पे ध्यान देते हैं। India ranked at 90th spot among 116th countries in QA of 2021 in October. The India's passport has visa-free access to 60 destinations worldwide in Q1 2022। तो हम 7 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें विदाउट प्रायर वीजा जा सकते हैं, एज कम्पेयर टू 58 डेस्टिनेशन इन Q4 ऑफ 2021। तो 21 में 58 थी, अब हमें 2 कंट्री और अलाउ करते हैं, तो 22 में हमारी पोजीशन है 90th। याद रखिएगा जितने भी ये टॉपिक्स हैं सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाना, और एक बार कुछ कुछ दिनों में रिवाइज कर लेंगे तो ये पक्के हो जाएंगे। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा आप तुरंत कम समय में सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो नेशनल, व्हाट इज नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, इस पे आया था। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स को पहले समझते हैं और फिर उसमें पोजीशंस देखेंगे। तो क्या है, इट इज डेवलप्ड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। द इंडेक्स रैंक्स states in term of logistic support to promote goods trade. The ranking is done on the basis of parameter like competitiveness of pricing, availability of infrastructure and services। अब इसमें नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स लीड्स 2021, गुजरात रिटेन टॉप स्पॉट, यूपी जंप 7th पोजीशन। तो 7 पोजीशन हम ऊपर आए हैं। यूपी गुजरात अगेन रैंक फर्स्ट इन द लीड्स 2021 इंडिया अमंग 21 स्टेट। जो 21 स्टेट है उसमें गुजरात टॉप मोस्ट पे है इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स में। तो नेशनल लॉजिस्टिक क्या है, उसमें कौन टॉप पर है, यूपी ने कितना, यूपी के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है 7th पोजीशन को अप करना। नेक्स्ट हम देखिए, अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्जामों में आपको हेल्प मिलेगी, और जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। एक और ये जो क्वेश्चन था, देखिए इम्पोर्टेंट, कुछ अलग सा तो क्वेश्चन था, पर ये एग्जाम में नहीं आता है जनरली, और वो भी जीएस के एग्जाम में। यहाँ पर पूछा गया था ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि ड्रग और पॉइजन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मात्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे कि हमने देखा है, आपने सुना होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका लिवर सबसे पहले खराब होता है। इसको मैं कनेक्शन बता रही हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में बढ़ा रही हूँ। ऐसे कनेक्शन बनाने से आपको हमेशा याद रहेगा ये पॉइंट कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल, मोस्टली जिन्हें हम कहते हैं ना बेवड़े, ज़्यादा शराब मत पिया कर लिवर खराब हो जाएगा, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो लिवर के सेल होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर सेल में होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा टॉक्सिफिकेशन करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें काम करना होगा और उतनी जल्दी वो खराब हो जाएंगे। It metabolize various toxic or poisonous substances such as drugs, aspirin, insecticide, DDT, petroleum product and pollutants। तो इसके अलावा इन सब चीज़ों में भी वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो इसीलिए बोला जाता है आप ज़्यादा एस्पिरिन ना लें। इससे क्या होता है, ये भी एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट करता है बॉडी में। इंसेक्टिसाइड्स हम जो फूड के साथ ले रहे हैं, जितना पॉल्यूटेड फूड हम लेंगे उतनी ही जल्दी हमारा लिवर खराब होगा। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था।
लेकिन नवोदय विद्यालय एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सेंट्रल के एग्जाम में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन करे जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय आर अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल स्कूल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स प्रीडोमिनेटली फ्रॉम रूरल एरिया इन इंडिया। दे आर रन बाय नवोदय विद्यालय समिति, न्यू दिल्ली। किसके द्वारा रन करते हैं? नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। ये कैसी बॉडी है? एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गाँव के बच्चे हैं उनके टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए ये नवोदय विद्यालय की स्कीम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइब से जो ट्राइब्स होती हैं। मोर स्पेसिफिकली दीज रायका पेस्ट्रल कम्युनिटीज बिलोंग टू साउथ राजस्थान सदरी विलेज। तो रायका पेस्ट्रल कम्युनिटी पे क्वेश्चन था, वो कहाँ से है? साउथ राजस्थान सदरी विलेज। दे कीप अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल कैमल्स। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फीमेल कैमल्स रखते हैं एंड सप्लाई इट फॉर वेरियस क्लाइंट्स एंड वर्क्स। द मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट, देखिए बहुत सारे मूवमेंट्स हमने पढ़े होंगे, उसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। The militant guerrilla movement was launched by the tribal peasants of Godim Hills in Andhra Pradesh. The militant guerrilla movement was led by Alluri Sitaraman Raju, the flower of Mahatma Gandhi, the follower of Mahatma Gandhi. The colonial government had closed large forests. देखिए अब हंसिए मत, हो जाता है कभी कभी। तो large forest area to prevent people from entering the forest to graze their cattle, to collect firewood and fruits which enraged the hill people. The hill people revolted when the government forced them to contribute. The Godim rebels attacked police station, attempt to kill British official and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj। ये थोड़ा सा जे रह गया है। तो क्या है ये गुरिल्ला मूवमेंट? एक गोदिम हिल्स है आंध्र प्रदेश में, वहां पर ट्राइब्स रहती हैं। तो वो उसमें से एक जो थे वो उनके लीडर थे, वो थे अलोरी सीतारमन राजू। ये महात्मा गांधी के फॉलोवर थे। और ये जो ट्राइब्स थी ये क्या करती थी कि जंगल से फायर वुड के लिए वुड कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, और इस पे अपना गुजारा करती थी। पर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप हमें भी टैक्स की तरह कुछ कंट्रीब्यूट करें, और फिर उन्होंने इस बात से मना किया और फिर इन्होंने भी स्वराज में पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, और जब कभी थोड़ा सा डीप जाना चाहते हैं किसी एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ऑल्सो नोन एज साइमन कमीशन, क्वेश्चन था आपको याद आ गया होगा, वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 members ऑफ पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, इसीलिए इनको साइमन कमीशन बोला था। द कमीशन अराइव्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1928 टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। तो इसको साइमन गो बैक के नारे क्यों लगाए गए? इसमें सारे जो भी थे वो ब्रिटिशर्स थे, और इनको लाया किस लिए गया था कि भारत में जो कमीशन है, जो कि पार्लियामेंट है, उसमें रिफॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट में रिफॉर्म करने के लिए, और आप बाहर से लेकर आ रहे हैं तो वो अपने फेवर के जो भी रिफॉर्म्स करेंगे वो किस फेवर में करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में। इसीलिए इनसे कहा गया था कि हमें ये स्वीकार नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें इस एग्जाम से मिले वो है लोकसभा में सीट किसकी? एससी की। लोकसभा में सभी की सीट्स पे कभी ना कभी, लोकसभा विधानसभा इनकी सीट्स पे क्वेश्चन आते हैं। इस बार एससी की सीट पे क्वेश्चन था। एज पर द ऑर्डर issued by the Delimation Commission in 2008, 412 are general, 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 seats for scheduled tribes. Earlier it was 79 and 41 for scheduled caste and scheduled ट्राइब्स रेस्पेक्टिवली। तो पहले क्या थी? 79 41 थी, अब क्या बढ़ा के हो गई है 84 47। नेक्स्ट साइंस से क्वेश्चन है,
और इसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन था, auxins are a powerful growth hormone produced naturally by plants. They are found in shoot and root tips and promote cell division, stem and root growth. They can also drastically affect plant orientation by promoting cell division to one side of the plant in response to sunlight and gravity. ये रिस्पॉन्स टू सनलाइट एंड ग्रेविटी है, लेकिन कैसा रिस्पॉन्स है, अपोजिट रिस्पॉन्स है, दिखाते हैं। देखो ऐसा होता है कि जब जहाँ पे सनलाइट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर सनलाइट ऊपर है तो नीचे, यहाँ से आ रही है तो इधर, तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ग्रोथ होगी और इस तरह से सेल एलोंगेट हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि सनलाइट और ग्रेविटी के रिस्पॉन्स करता है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पर होता है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। सिमलीपाल नेशनल पार्क से क्वेश्चन, is a national park and a tiger reserve in Mayurbhang district in the Indian state of Odisha. तो उड़ीसा का ये नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फ्लो ऑफ एनर्जी, ईवीएस का क्वेश्चन, हर एग्जाम में ईवीएस आती है। फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस का, और हर एग्जाम में ही, दूसरे नहीं, हर पहले एग्जाम में ही आपको इससे क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि पहले एग्जाम में मिल गया। तो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसको कवर करेंगे ताकि आगे आपको गलत ना हो। और अगर सही हुआ है तो हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied. Some of the findings are mentioned below. The flow of the energy in an ecosystem, जो flow of energy होती है वो ecosystem में, उसमें क्या है, decomposers are more important than producer। देखिए decomposers पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा भी वो हैवी करना चाहता है क्वेश्चन को तो decomposer पे क्वेश्चन डालता है, इसलिए decomposer यहाँ पर मेंशन किया गया है। In terms of energy flow, decomposers decompose a large amount of organic material and return nutrients to the ecosystem in inorganic form. These nutrients are then taken up again by primary producer। तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट होती है। डिकम्पोजर मिट्टी में मिलाते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स, वो उस मिट्टी से यूज करते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन, फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है, अभी हमने इकोसिस्टम की बात करी। फूड चेन में क्या होता है, द एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। और वेरियस लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम आर सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवर्स एंड डिकम्पोजर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है 10% लॉ का, इसीलिए मैंने पूरा लॉ यहाँ पर रखा है, अच्छे से समझ लेंगे ताकि आगे भी हमें याद रहे। When organisms are consumed, approximately 10% of the energy in the food is fixed into their flesh and is available for next trophic level यानी कि carnivores और omnivores। When a carnivore or an omnivore in turn consume that animal, only about 10% of energy is fixed in its flesh for the हायर लेवल। अब क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो 10% एनर्जी जो है वो फिक्स कर पाते हैं, जितनी उनको सनलाइट मिल रही है उसका 10%। फिर जो उन प्लांट्स को खाते हैं नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे यानी कि कार्निवोर और ओमनिवोर, वो कितनी फिक्स कर पाते हैं, 10%। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो कम होती जाती है जितना ऊपर का लेवल होगा, यानी कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको फिर भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, जो कि ओमनिवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, जो कि मीट ईटर्स हैं बेसिकली, उनको जो है वो उस कंज्यूमर की 10% एनर्जी मिल रही है। इसीलिए बोला जाता है कि शाकाहार जो है वो एक हेल्दी फूड है। बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस ये होता है इसमें दो टाइप के लेंस होते हैं, हैव बोथ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस दैट आर द पार्ट ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव डिजाइन। और कभी कभी क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर डायग्राम इसलिए डाला है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन सा लेंस, कौन कौन से लेंस हैं, कौन सा लेंस नीचे होता है, कौन सा लेंस ऊपर होता है, तो इसकी मैं ट्रिक भी बता देती हूँ आपको।
जब भी आप देखिएगा, आप जब दूर का देखते हैं तो आपकी आंखें जो होती हैं वो ऊपर को होती हैं डिस्टेंस को देखने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर होता है, और नियर बाय देखने के लिए हमें फोकस करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है, तो हमारी आंखें नीचे होती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसे बनता है एक बायफोकल लेंस का स्पेक्स। कौन कौन यूज करता है इसको? Bifocal are eyeglasses with two distinct optical power. Bifocals are commonly prescribed to people with presbyopia when who also require a correction for myopia, hyperopia or a astigmatism. होता क्या है प्रेस बायोपिया? जिसको मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों होता है उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, यानी कि दूर की और पास की दोनों की आंखें जिसकी दृष्टि जो है जिसकी कम होती है उसके लिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता है बायफोकल लेंस। जीएस में हमारा साइंस आया था, और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, सारे क्वेश्चंस आपके आए बायो से, जो कि और जो रीजनिंग थी उसके क्वेश्चंस कम थे पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस थे। तो उनको मैंने जितना मुझे याद है उस हिसाब से कुछ कुछ कवर किया है। जैसे कि फिगर एम्बेडेड वाला क्वेश्चन था, ये कुछ नया क्वेश्चन था। अगर इसको सिंपल रखते तो वो ऐसी फिगर रखते जो हम देख के तुरंत पहचान लें, पर उन्होंने ऐसी फिगर रखी थी जो बहुत टाइम ले रही थी पहचानने में। तो फिगर मुझे याद है ऐसी थी, और उसका बहुत अलग अलग उसके एग्जाम्पल्स है। उसमें से एक था जो देखने में पहचान में नहीं आ रहा होगा पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए, इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये यही फिगर बन पाएगी। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। ये एक शीट ऑफ पेपर है मान लीजिए, और अगर आपको इससे बॉक्स बनाना है तो इस जो भी नीचे एग्जाम्पल्स हैं उसमें से कौन सा बॉक्स नहीं बनेगा। ये नहीं है कि एक बॉक्स बनाने से आपका काम चल जाएगा, चार अलग अलग टाइप के बॉक्स है, उसमें से एक ऐसा चुनना है जो नहीं बनेगा। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद आपको वो एक बॉक्स मिलेगा जिसको जो इस शीट पेपर से नहीं बन सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस एक शीट ऑफ पेपर से कितने बॉक्सेस बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, द सीरीज बिकम कॉम्प्लेक्स व्हेन इट प्रोसीड। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम वो ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन था जिसमें फिगर विद जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, जैसे कि इसमें हो रही है उसी तरह से वो और कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। तो आप हमारे साथ अभी तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो पेपर को एनालाइज कर पाएँ, समझ पाएँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे उन्हें पढ़ना है, और आगे एग्जाम में और कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, क्या हमारी कमी रही। इस सब के लिए पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको यहाँ पर AWS से तो रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रॉपर कंटेंट मिल सकता है वो मिलेगा ही, साथ में अदर एग्जाम के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आपका दिन शुभ हो।